के शो में। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई, पसे पर्दा हक्काइक बेनकाब। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, हुकूमती दावों की असल हकीकत क्या? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम दिन रहा नैब पेशियों के हवाले से। 1.25 घंटे सवालात हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब से शराब लाइसेंस के अजरा के हवाले से। इस केस में एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि साबिक एक्साइज की तरफ से नैब को यानी चेयरमैन नैब से माफी तलब की गई और इसके साथ साथ कहा गया कि उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी राहिल सिद्दीकी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम पंजाब, उनके कहने पर ये लाइसेंस इशू हुए। उन्होंने कहा जी कि कवानीन फॉलो नहीं हुए और इस बारे में सीएम ऑफिस को आगाह किया गया था, लेकिन 1.25 घंटे तक सवालात हुए और कहा गया कि एक और सवालनामा भी जो इस वक्त है इस हवाले से दिया गया वज़ीर-ए-आला पंजाब को। और जो पेशी हुई इसमें हमने देखा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से कहा गया कि आज कानून की बालादस्ती के हवाले से अहम दिन था, क्योंकि कल कानून शिकनी और आज कानून की बालादस्ती देखी गई कि एक गाड़ी के अंदर वो गए और वो जाके उन्होंने समात जो है उसमें नैब की पेशी उन्होंने जो है भुगती और सवालात का जवाब दिया। हुकूमत की तरफ से दावे हो रहे हैं, वो दावे ये हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। क्या इन दावों में कोई हकीकत है? क्या ये दावे सच्चे हैं? ये सवाल भी आज प्रोग्राम में उठाएंगे। मरीम नवाज की कल नैब पेशी क्यों नहीं हुई और इसके पीछे क्या कोई साजिश थी, मुनज़्ज़म साजिश थी? ये नैब के मुताबिक तो गुंडागर्दी थी, क्या वाकई में गुंडागर्दी थी? हम जानते हैं दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ, इमरान शफीक साहब जो कि साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं, और रियाज फतियाना साहब मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। पहले इमरान शफीक साहब आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये जो मैंने जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की पेशी के हवाले से बात की कि साबिक डीजी एक्साइज हैं अकरम अशरफ गुंदल साहब, जिन्होंने कहा है जी कि नैब के सामने बयान भी रिकॉर्ड करा है, उन्होंने नैब को माफी की दरख्वास्त भी दी है और कहा है कि उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल अहमद सिद्दीकी के कहने पर उन्होंने ये दस्तखत किए और वज़ीर-ए-आला ऑफिस को बताया कि तमाम जो काम है ये एनओसी इस पे पूरे नहीं हुए हैं और ये कवानीन की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी है। तो क्या ये वादा माफ गवाह का स्टेटस होगा, क्या होगा ये? देखें, नैब के जो कानून है उसमें एक प्रोविजन है, वो नैब के कानून में इजाजत है नैब को कि वो वादा माफ गवाहान के जरिए केस में वो पेश कर सकता है। और पाकिस्तानी कानून में वादा माफ गवाह के उसकी हैसियत जरूर मौजूद है, लेकिन वादा माफ गवाह अकेले वादा माफ गवाह की बुनियाद पर आप किसी बंदे को सजा नहीं दिलवा सकते। ये वादा माफ गवाह बुनियादी तौर पर एक इंटरेस्टेड विटनेस हुआ करता है, एक ऐसा गवाह होता है जिसका अपना मुफाद उस मुकदमे के आउटकम में हुआ करता है और उसका मुफाद ये हुआ करता है कि उस वादा माफ गवाह बनने की वजह से उसको उस मुकदमे से सजा से निजात मिलती है। और इसलिए कानून की नजर में ऐसे गवाह की शहादत को बहुत कमजोर समझा जाता है। ये एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, इस पर रिलाई किया जा सकता है, लेकिन अदालत को इस गवाह के अलावा और बहुत शहादतें दरकार हुआ करती हैं और अगर केस कुछ एविडेंस को और मजबूत शहादतें मौजूद जी, इस केस में वो कोई जान पड़ सकती है। लेकिन अगर आप ये सिर्फ एक वादा माफ हुआ पर किसी शख्स को लगाया जा सके या उसको सजा दिलवाई जा सके, तो ये मुमकिन एक और शहादत नहीं। ये वादा माफ गवाह का लीगल स्टेटस क्या? इससे पहले इमरान साहब ये बताएं, क्योंकि जब कोई शख्स ये कह रहा है कि मैं माफी चेयरमैन नैब से तलब की है, फिर वो ये कहता है कि मैं नहीं, इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम यानी राहिल सिद्दीकी साहब मुलव्विस थे, मैंने आगाह किया सीएम ऑफिस को और जो है एनओसी नहीं थी, कानून और पॉलिसीज फॉलो नहीं हुई, तो ये एक तरह से वादा माफ गवाह ही की स्टेटमेंट हुई ना इमरान साहब? देखें, वादा माफ गवाह का अच्छा, इमरान साहब को अगर हम ऑडियो पर ही ले लें बीपर पे, क्योंकि इनकी आवाज थोड़ी हमें डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, जितने में हम राब्ता बहाल करते हैं। इस पर रियाज फतियाना साहब आपकी तरफ आते हुए ये सवाल उठाएंगे, आज नैब में पेशी वज़ीर पंजाब की, आपके नजदीक ये क्या कोई, क्योंकि नून लीग कह रही है ये बैलेंसिंग एक्ट है, रियाज फतियाना साहब, डू यू एग्री विद दिस? ये बैलेंसिंग एक्ट है क्या? नैब इस वक्त बैलेंस कर रही है क्योंकि वो नून लीग के लोगों को पकड़ रही है तो पीटीआई की तरफ भी जा रही है, या ये वाकई में हकीकी अकाउंटेबिलिटी है? व्हाट इज दिस रियाज फतियाना साहब?
सफियान खान साहब, हम तब शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि नैब खुद मुख्तार इदारा है, अदालतें खुद मुख्तार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोई मदाखलत नहीं है। नैब के तमाम हिरारकी चेयरमैन से निचले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक पिछली हुकूमतों के दौर में अपॉइंट हुए हैं, हमारे दौर में कोई नई तकर्री नहीं हुई। मुकदमात केसेस भी मोस्टली 90% पुराने केसेस हैं और अभी तो थोड़े रेफरेंस अब नए दाखिल हो रहे हैं। तो लेकिन अपोजिशन ने हमेशा इस पर सियासत की है और ये कहा कि नहीं, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अब आपने देखा कि हमारे एक सूबाई वज़ीर, 2 MN MPA और एक हमारे वज़ीर आला पंजाब को बुलाया गया है और वो खामोशी से पुरसकून तरीके से विदाउट प्रोटोकॉल तनहा वहाँ गए हैं और उनके सवालात का जवाब दिया है। ये तो हुकूमत के क्रेडिट में बात जाती है कि इस मुल्क में हुकूमत का वज़ीर आला या वज़ीर जो है वो भी जाके अपने आप को पेश करता है एहतसाब के लिए और उसके लिए कोई मराहत या रायत या कोई खुसूसी हेल्प नहीं मांग रहा किसी से। तो जहाँ तक ये मामला है तभी तो कोई फाइनल नहीं हुआ। हम तवक्को करते हैं कि हमारे वज़ीर आला पंजाब जो कि इंतहाई शरीफ और नफीस इंसान है और उनकी करप्शन के बारे में भी कोई ऐसी कोई आज तक नज़र नहीं आई, वो इससे सरखरू होकर बाहर निकलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है जो उनके बराह रास्त लगे कि उनकी वजह से करप्शन की गई है, कोई किक बैक ली गई है, कोई पैसा लिया गया है या किसी को फेवर फ़ायदा पहुंचाया गया है। मेरा ख्याल है कि ये हम तवक्को करते हैं कि इंसाफ मिलेगा हमारे वज़ीर आला पंजाब को। चलिए, ये तो आप कह रहे हैं कि नैब आप एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो कि आगे बढ़ रहा है विदाउट एनी बायस, लेकिन वज़ीर आला पंजाब का सियासी मुस्तकबिल या सत्याना साहब क्या वो खतरे में है क्योंकि इस वजह से केस बन रहा है? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि उन्हें हटाना है इस वजह से ये केस बन रहा है, तो इस पर क्या पीटीआई का जवाब है? नहीं, देखें ना, प्राइम मिनिस्टर उनको फुल सपोर्ट करते हैं। हुकूमत जब ना हटाना चाहे तो कैसे हट सकता है? अगर ये समझता है कि थ्रू नैब हटा लेगा तो वो एक अलग इशू है, लेकिन ये है कि ऐसी कोई बात नहीं। असम्बली में उनको अक्सरियत की तायद हासिल है, पार्टी की लीडरशिप की तायद हासिल है, वज़ीर आज़म की तायद हासिल है, अरकान असम्बली और उनके साथ खड़े हुए हैं और कोई ऐसी बात नहीं है जिस कहा जाए कि उनको हटाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होने वाली। और फिर ये भी है कि वो एक इंतहाई सादा शरीफ इंसान है, उनके बारे में कोई ऐसा इल्ज़ाम आज तक नहीं आया। अगर एक इल्ज़ाम आया है, वो किसी ने कहा है, उसको प्रोब करने की गुंजाइश मौजूद है। देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्हें इल्म भी ना हो इस बात का, लेकिन चूंकि अभी बात नैब के पास इन्वेस्टिगेशन में जा चुकी है, इस मौके पे मेरी तरफ से कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा जब तक सारे हकायक सामने नहीं आ जाते। तो नैब तो आगे बढ़ा। दानियाल चौधरी साहब, फिर आप लोगों को तो नैब से काफी शिकायत है। इससे पहले मैं मरीम नवाज साहब की पेशी पे आऊँ, दानियाल साहब, तो वज़ीर पंजाब की पेशी पे आप क्या कहेंगे? उनसे 1.25 घंटे सवालात होते हैं, असासों की तफसीलात पूछी जाती हैं, 12 सफ़ात पे मुश्तमिल एक नया सवालनामा दे दिया जाता है। उसके बाद एक जो डीजी एक्साइज है साबिक, उनका बयान भी सामने आ जाता है, वो बयान रिकॉर्ड करा देते हैं। नैब तो इसका मतलब सही तरीके से काम कर रहा है, हुकूमती वज़रा, हुकूमती वज़ीर आला तक को नहीं छोड़ रहा। साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान साहब, पहले मैं एक चीज का अगर पहले मैं बात करें कि इन्होंने बोला कि मुझे सत्याना साहब, लेकिन आपने अपने सवाल में बोला कि उन्होंने बोला है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर वो इंडिपेंडेंट इदारा है तो मुझे इस चीज का जवाब दें कि आपके वुज़रा कैसे ईद से पहले आके कहते हैं कि नैब ईद के बाद अपनी छुरियां तेज कर रहा है? वो कैसे आके कह सकते हैं कि नैब फलां मरियम नवाज को नोटिस भेजेगा, हुकूमती लोगों को भी करेगा बैलेंसिंग एक्ट के लिए और सरकारी लोगों अपोजिशन के लोगों को भी अरेस्ट करेगा? जब आपके वुज़रा उनके साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवाते हैं और फिर ऐसे बयानात देते हैं और कहते हैं कि ये इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं कि फलां बंदे को आप नैब से रिलीज करवा दें, अगर इनके अपने वुज़रा, अपने पार्टी के लोग ये तासुर देते हैं तो आप क्या, व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट? और देखिए, आप अब ये बात सिफान साहब थोड़ी उससे आगे चली गई है। ये मेरे और आपके कहने की और डिबेट से बात आगे चली गई है। ये मुल्क के आज आपके कानून का हिस्सा बन गया है। आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो कहती हैं कि नैब इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, discriminatory approach of NAB is also affecting its image and has shaken the faith of people in the credibility of impartiality. ये impartiality का जो ऑर्डर दिया, ये किसने कहा है? ये आपके इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा अपनी जजमेंट में कह रहा है कि आपके जो नैब के इदारा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके ऊपर
उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो उस क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है तो मुझे बताएं कि इनका क्या जवाब रहता है या इनका क्या रहता है कि उस इदारे को उसी तरह चलने दें। उस इदारे, हम जब अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, हम चीजों की बात करते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि ये उन्होंने नैब को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज चीफ मिनिस्टर का बुलाना सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट था और कुछ भी नहीं था। और इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहता है नैब कंडक्ट थ्रू ऑल द केसेस इज क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ अटर डिसरिगार्ड ऑफ लॉ। डिसरिगार्ड ऑफ लॉ का कहता है कि नैब सब चीजें कर रही है लेकिन लॉ को इग्नोर कर रही है। इसके लोग जो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनकी क्रेडेंशियल, उनकी क्रेडिबिलिटी, कितना लॉ को जानते हैं और किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं वुज़रा के पासों। देखिए इस चीज के ऊपर, एक पूरे प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हम नैब में बड़े अच्छे लोग भी, देखिए दानिश साहब, ये आप नैब में तो चले क्वेश्चन मार्क करें, लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी हुआ है वज़ीर पंजाब को बुलाया गया, ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये इनजेन्युइन आपको क्या लग रहा है? केस नहीं है, क्या है ये? और इनको पॉलिटिकल पोजीशन उनकी आपको क्या एट द फ्यूचर आउटलुक उसका क्या नजर आता है सुधांश चौधरी साहब आपको वज़ीर पंजाब के? देखिए इनकी वुज़रा के, इनकी जो अपनी बातें हैं, देखिए इनकी हर चीज के ऊपर एक अतसाद है कि आज इनकी जो चीफ मिनिस्टर पेश हुए, ये पहले कौन से इनके, ये वहां भी इन्होंने पहले बैलेंसिंग एक्ट किया, कभी एक को कुर्बानी का बकरा बना दिया, दूसरे का। जब ये हमारे 1.5 साल से लोग आप पहली पेशियों पे अरेस्ट करते हो तो इनका मालम जब्बा स्कैंडल हो तो स्टे ऑर्डर के पीछे हैं, बीआरटीओ तो स्टे ऑर्डर के पीछे हैं, अलीम खान को 4 हफ्ते के लिए पकड़ा फिर छोड़ दिया, जहांगीर तरीन को सुना था पकड़ेंगे वो बाहर निकल गए। मुझे बताएं कि ये बैलेंसिंग एक्ट भी अगर आपकी बात करते हैं, आप कहते हैं कि नैब अकाउंटेबिलिटी कर दिए, क्रॉस द बोर्ड कर रही है, मुझे बता दें किस वुज़रा के साथ कर रही है? इनके पास सारे वही लोग बैठे हैं जो पुरानी हुकूमतों में बैठे हुए हैं। ये 30 साल पुराने केसेस उठा के शुरू कर देते हैं जिसका ना सर ना पैर। आज मरियम नवाज साहिबा को किस तरह बुला सकते हैं जब शी इज नेवर बीन एन ऑफिस होल्डर, शी इज नेवर टेकन एनी एडवांटेज, शी इज नेवर यूज्ड पब्लिक मनी? तो किस तरह कह सकते हैं? नैब का पहली तो चीज ये है कि पहला मैक्सिम ये है कि व्हेन पब्लिक एट लार्ज हैज बीन डिसीटेड, कि कहां पब्लिक एट लार्ज को डिसीट किया, कहां किसको नुकसान पहुंचाया। जब आप अपने वुज़रा को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके वुज़रा आके ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं और आप टीवी की गिमिक्री के लिए अपने मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैं तो अकेला जा रहा हूं, 4 गाड़ियां कैमरे में पीछे रोक के दिखा के, ये दिस इज नॉट अकाउंटेबिलिटी। आई एम वेरी सॉरी, कल जो बर्ताव किया गया वो 1.5 घंटे बाहर खड़ी रही, बुलाना चाहिए था। जब आपने उनको बुलाया तो आप उनको सुनते, आप उनका जवाब लेते और आप देखते फिर अपना बयानिया देते। आप ये अपनी पॉलिटिकल गिमिक्री के लिए ये जिन लोगों को नामजद किया होता है उनको नहीं ये नोटिस देते, मीडिया को देते। नहीं, लेकिन दानिश चौधरी साहब, मैं इससे पहले कि मरियम नवाज साहब की पेशी पर आऊं, मैं रियाज फतेह साहब से पूछूंगा, क्योंकि रियाज साहब ये जो पेशी है कल मरियम नवाज साहिबा की, इसमें पत्थर मारने पर जो 25,000 रुपए, 1 लाख रुपए, क्या ये वाकई में हकीकत है? फतेह साहब, गवर्नमेंट की इस पे नॉलेज क्या आपकी? यानी चौहान साहब ने तो कहा है, ये डू यू ओन दिस कि ये हुआ है वाकई में, पैसे बटे? देखिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये पंजाब के मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने कहा है, उनके पास इसका कोई सबूत होगा, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है। वो लाहौर में बैठे हुए हैं, वाकया लाहौर का, मैं इस्लामाबाद हूँ, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना इसकी वजाहत कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि जो कल का वाकया हुआ वो नहीं होना चाहिए था, अफसोसनाक वाकया है। इस पे मेरा ख्याल है कि पुलिस के जो मौके पे ऑफिशियल थे वो भी कोई सही तरीके से बिहेव नहीं कर सके, कंट्रोल नहीं कर सके सिचुएशन को, और ना वहाँ पे हमला करने की ज़रूरत थी। नैब के दफ्तर पर ज़्यादा ऑनरेबल होता कि वो अकेले तशरीफ लाते और क्वेश्चन आंसर करवा के चले जाते। इससे मेरा ख्याल कोई नून लीग का इमेज भी बेहतर नहीं हुआ आवाम में, और जो कुछ लोग तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे होंगे क्या आपने कमाल कर दिया है, लेकिन ओवरऑल इससे कोई एक जो आम लोग हैं जो किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, यहाँ मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो आम शहरी हैं, किसी जमात से वाबस्ता नहीं है, और अपनी राय अमा उनकी बनती है हालात हक़ाइक़ को देखते हुए। उसमें इस मामले को अच्छा नहीं समझा गया, कहा गया कि ये मुनासिब नहीं था, अगर कोई इदारा बुला रहा है तो खामोशी से जाना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। और ये कि पुलिस ने भी इसको बहुत प्रोलॉन्ग किया, लंबा किया, और अगर चाहती तो 1000 बंदे पे 2000 पुलिस वाला भी खड़ा कर दें, हज़ारों पुलिसमैन वहाँ पे मौजूद हैं, तो आधे घंटे में सारा मामला बगैर लड़ाई झगड़े, बगैर फायर किए, बगैर आंसू गैस फेंके मजीद बात भी करते हैं, कंट्रोल किया जा सकता था। मैं सही, मैं इससे मजीद बात भी करता हूँ, ब्रेक, मुख्तसर ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। जो नवाज साहिबा की पेशी है इस पर भी और कुछ नंबर्स भी आपके सामने रखेंगे, जो हुकूमती दावे हैं इस वक्त मईशत की बहाली के भी, और कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो पॉजिटिव आए भी हैं, टारगेट्स मीट भी हुए हैं, उस पर भी गुफ्तगू होती है। मजमूई कारकर्दगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, आपको कुछ मईशत के हवाले से भी अपडेट देते चले हैं। शबली फराज साहब ने कल इकोनॉमी में बात भी की, लेकिन कुछ जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने दी उस पर बात भी की, और फिर किस तरह रिवाइवल हो रहा है, जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है। यानी टर्न अराउंड तो नहीं, आप कह सकते हैं कि जो रिसेशन आया उसके बाद एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर रही है। उस पर कुछ गुफ्तगू की, फिर कुछ नंबर्स भी हैं। लेट्स हियर दिस कि शबली फराज साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा था। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हमने ये भी देखा है कि इकोनॉमी अब मूव करना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कई ऐसे उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जिस तरह के आप एक्सपोर्ट्स ले लें, तो अगर आप पोस्ट कोविड ले लें जुलाई के इस महीने में, उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $2 अरब की थी। आपका जो औसत एक्सपोर्ट जो पिछले 20 सालों से 1.2 अरब का बनता है एवरेज, वो $2 अरब हुआ। जो सीमेंट की सेल्स हैं वो भी बहुत बढ़ गई हैं। जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो भी तकरीबन 8% के करीब बढ़ गई है। इसी तरह डीजल 15% के करीब। इसका मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो कार्गो की हैं, वो सारी अब एक्टिव हो गई हैं। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र है वो 567 टन ज़्यादा ख़रीदा गया, तकरीबन 22% ज़्यादा नॉर्मल से। इसी तरह जो टैक्स रेवेन्यूज थे, हमें 300 अरब रुपए के इजाफी हमने रेवेन्यूज इकट्ठे किए। इन नंबर्स के साथ साथ आपको पता चले कि फिस्कल डेफिसिट के जो नंबर्स आए वो भी इनकरेजिंग है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, जो IMF ने टारगेट सेट किया था 9.2% का, उस टारगेट से कम यानी गवर्नमेंट कर्टेल डाउन करने में रही है। 3.4 ट्रिलियन पर जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रोका गया है। जो बजट डेफिसिट है वो 8.1% बनता है ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द GDP, यानी जो 9.2% IMF ने सेट किया था उससे कम गवर्नमेंट ने अचीव किया है। दैट इज अ गुड साइन। उसके साथ साथ LSM के नंबर्स भी, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी आए हैं, जो बताते हैं कि FY20 यानी फिस्कल ईयर 20 में 10% का डिक्लाइन है, लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरऑल मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है 16% 17% की है, जो जून के महीने में हुई है इन कंपैरिजन टू मई। तो ये एक मुस्बत इशारिया है जो आपके सामने रखते चलें कि कुछ डेवलपमेंट हुई है। 16% 17% ग्रोथ हुई है जून के महीने में मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। तो क्या वाकई में मईशत, दानियाल चौधरी साहब पहले आपकी तरफ, मईशत रिकवरी हम कह सकते हैं, इज इट रिकवरी, और गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो काम कर रहे हैं कि कोरोना भी और मईशत भी रिकवर कर रही है, तो आप अप्रिशिएट करेंगे हुकूमत को इस पर? दानियाल चौधरी साहब पहले तो मैं एक बात बोलूं कि आप नलायक बच्चे को फेल होने वाले बच्चे से कंपैरिजन नहीं करते। आप एक नलायक बच्चे का क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे से कंपैरिजन करते हैं। ये अपना मुआवजना अपने ही बच्चों से मत करें, ये अपना मुआवजना करें हमारे साथ, हमारी हुकूमत के फिगर्स के साथ, और हमारे साथ मुआवजना करके बताएं कि आपका जो टैक्स कलेक्शन की आप बात कर रहे हैं। मैं एक 1 बाय 1 बात करता हूं। फर्टिलाइजर की इन्होंने बात की, फर्टिलाइजर की यूजेज बढ़ गई। मेरे भाई, अगर फर्टिलाइजर की यूजेज बढ़ गई तो आप कौम को बताना पसंद करेंगे, जहां आप 30,000 टन गंदम प्रोड्यूस करते थे, इस साल आपने 25,000 टन प्रोड्यूस किया, जब आपकी रिक्वायरमेंट, लोकल रिक्वायरमेंट 27,000 टन है। वो क्यों किया आपने? आप बताना पसंद करेंगे कि फर्टिलाइजर की अगर बढ़ गई है, फर्टिलाइजर की चीजें पिछले सालों से बेहतर है यूटिलाइजेशन, तो आप बताना पसंद करेंगे कि कीमतें स्काई रॉकेट क्यों चली गई हैं? आप फ्यूल की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि आप पोस्ट कोविड कंपैरिजन कर रहे हैं। आप पोस्ट कोविड, तो लॉकडाउन का एरिया टाइम था, लॉकडाउन के टाइम को आप अभी से कंपैरिजन करेंगे तो आपको कैसे ग्रोथ को आप इनिशिएट कर सकते हैं? मुझे खाली एक चीज बता दें कि इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस साल खत्म हुई, फिदाना साहब, उस साल हमने 4,000 अरब टैक्स कलेक्शन की। अगले साल इनकी हुकूमत ने सिर्फ वही जाके निकल के कपड़े पहन के सुबह उठना था टाइम से, मसला ये था जल्दी निकलना था, दफ्तरों में पहुंचना था और कहना था भाई टैक्स कलेक्शन शुरू कर दो। वहां ये 900 अरब रुपए की शॉर्टफॉल कर रहे हैं। हम फिर आ जाते हैं इस साल हम 3 महीने कोविड के निकाल देते हैं। कोविड का 3 महीने निकालने से पहले भी 1200 अरब शॉर्टफॉल था टैक्स कलेक्शन का। जब गवर्नमेंट की प्रोग्रेस, गवर्नमेंट की चीजें यहां तक होती हैं तो आप क्या किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टिड्डी दल का हमले ने तबाही अपनी अलग निकाल दी। आज डेंगू देखें, आज 600 कुछ केसेस आ गए हैं, अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये पिछले सालों में पाकिस्तान के हाईएस्ट केसेस रिपोर्ट है। हर एक महीने बाद, 2 महीने बाद एक नया इश्यू आ जाता है। कभी वो चीनी का आ जाता है, कभी वो आटे का आ जाता है, कभी किसी और फर्टिलाइजर के उसका आ जाता है। अब डेंगू का किसको ब्लेम करेंगे? जिस तरह ये केसेस बढ़ रहे हैं उसकी ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते ही नहीं है। ये सारी चीजें आफ्टर, चीजें खराब होने के बाद लेते हैं।
एक चीज होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी और वो पॉलिसी होती है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि होने से पहले आप उसको देखो, समझो और उसको चलाओ। आज ये कह रहे हैं कि जीडीपी ट्रेड डेफिसिट भाई मेरे इसलिए कम हो गया कि ग्रोथ खत्म हो गई। बात करो जब आपकी मनफी में ग्रोथ चलेगी, मैं कह रहा हूं कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट, वो 3.4 ट्रिलियन पे उन्होंने रोक दिया है। आईएमएफ कह रहा था 9.2% होगा, या 8.1% पे इन्होंने कर्टेल डाउन कर दिया है। ये तो पॉजिटिव है। जो इनके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स इन्होंने कट किए हैं, उसमें बहुत सी चीजें एक्सपेंडिचर्स कट किए हैं। यानी एक तरफ तो आप कह सकते हैं ना कि मुस्बत काम हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। चौधरी साहब देखिए, आप कैसे कह सकते हैं? आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। आप एक लॉकडाउन से अगर आपका जब इनका टोटल बजट को देखें ना, एक महीने में कम खर्च करने से कोई आपका कोई चीज नहीं फर्क पड़ती। जब टोटल बजट इनका जो बोल रहा है वही आप चीजें, ये 3 दिन बजट देने वाली कौम है। आज पूरी, मैं आपको इनकी झूठ की एक और चीज बताता हूं। आज पूरी दुनिया में ग्रोथ जो है वो 1.5%, 2%, 2.5% है। आपको पता है कि इन्होंने अपने बजट में ग्रोथ क्या लिखी हुई है? टैक्स कलेक्शन की 24%। मुझे ये बता दें कि 24% का हदफ कैसे मीट कर सकते हैं टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ में? मार्केट्स आपकी खराब हो रही हैं, ग्रोथ आपकी नहीं है। आप अपने खुद प्रोग्राम्स में कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में नेगेटिव ग्रोथ है, तो मुझे बता दें टैक्स कलेक्शन का हदफ किस तरह ये अचीव करेंगे? ये लोगों से झूठ बोलते हैं। इन्होंने 27 अरब का बीआरटी बोला था और आज 9 अरब पे चला गया। लोगों से झूठ, उसमें स्टे ऑर्डर के पीछे बैठे हैं। स्टे फॉरेन फंडिंग पकड़ लें, उसमें स्टे ऑर्डर के पीछे हैं। मालम जवाब पकड़ लें, उसमें स्टे ऑर्डर के पीछे हैं। ये हर चीज में झूठे बातें करते हैं, अवाम को उम्मीद देते हैं और फिर उसमें पूरा नहीं उतरते और लोगों के इनकी झूठ एक्सपोज होते हैं। तो मुझे खाली इन चीजों का जवाब दे तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, हम इनको सलाम करें। फतेह साहब, जवाब आप दे सकते हैं तमाम चीजों का? आप तक आवाज तो पहुंची होगी दानिश चौधरी साहब की, और मुझे बता दें क्योंकि क्या वाकई में इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि अब खुली है मईशत दोबारा से, तो रिकवरी हो रही है ये, या फिर जिस तरह दानिश चौधरी साहब कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड आप कंपैरिजन कर नहीं सकते? जब लॉकडाउन था सब बंद था, अब सब खुल रहा है, तो यू कैन नॉट कंपेयर दिस, ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। फतेह साहब, गुजारिश ये है कि 2 साल हुए हुकूमत को। जब पहला साल था उसमें कई इश्यूज थे, मसलन 31,000 अरब रुपए का कर्जा था, मुल्क की इकॉनमी डूबी हुई थी, ब्यूरोक्रेसी जो कि बड़ी कंफर्टेबल थी इन लोगों के साथ काम करते हुए, आला ओहदों पे छोटे अफसरान को लगाया जाता था, उनकी लॉयल्टी स्टेट से ज़्यादा इनकी जमातों के साथ थी, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हमारी चूँकि पहली दफ़ा हुकूमत बनी है तो मेजॉरिटी हमारे वज़रा भी फर्स्ट टाइमर थे, उन्हें भी कुछ एक्सपीरियंस चाहिए था। ये सारी वजूहात थी जिसकी बिना पे इकॉनमी स्लो रही। लेकिन दूसरा साल जैसे ही शुरू हुआ, ये 2020 तक आपने देखा इकॉनमी के इंडिकेटर्स बता रहे थे कि इकॉनमी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, इंपोर्ट को कंट्रोल किया, लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आई, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आई। करप्शन को कम करने में हमने बहुत सारे ठोस इकदाम किए, गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। अचानक कोविड-19 का शिकार सब दुनिया सारी हो गई है। जो अमेरिका, चाइना और जो यूरोप की इकॉनमीज़ हैं जो बहुत स्टेबल थी, वो भी एक दफ़ा नीचे चली गई हैं, तो उसका असर पाकिस्तान पे भी इस खित्ते में होना था। लेकिन आपने देखा कि हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली और स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया को दिया, जिसको दुनिया ने भी फॉलो किया, आज पाकिस्तान में डिक्लाइन हो गया है। दुनिया हैरान होकर देखती है कि क्या इकदाम थे। अल्लाह ताला की मेहरबानी भी है और हुकूमत के ज़बरदस्त इकदाम भी कि कोरोना वायरस दिन ब दिन नीचे जा रहा है। इसी तरह तू हमारी इकॉनमी फिर दोबारा सार उठा रही है। अब आपने देखा होगा कि हमने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, सारी हर चीज़ खुलना शुरू हो गई है। अब तालीमी इदारे रह गए, वो भी खुल जाएंगे, तो मुल्क तो वापस अपने पाथ पे वापस आ चुका है, कुछ आ रहा है। हमें चंद माह और चाहिए होंगे, उससे आप देखेंगे। इसमें देखें हमने 2 दफ़ा टीम भी चेंज की, FPR की, स्टेट बैंक की, उसके भी असरात होने थे। अब नई टीम्स ने, जो नया कप्तान आएगा FPR का, अपनी टीम भी मर्जी की बनाएगा, हमने फ्री हैंड दिया है। लेकिन ये अब बात मैं यकीन से कहता हूँ कि हुकूमत बिला वजह नाजायज़ मदाखलत सरकारी इदारों के अंदर नहीं कर रही। हम उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको अपना मेच्योर करना चाहते हैं। हम इदारों को कम कर रहे हैं ताकि मुल्क की इकॉनमी ठीक हो। हम पाकिस्तान के कस्टोडियन हैं आज और आवाम का एतमाद हमें हासिल है। हुकूमत के मुस्बत इक़दाम की एक झलक ये है कि गैलप जो अभी ताज़ा तरीन सर्वे हुआ है, 80%, 80% लोगों ने इवन इलेक्शन के रिजल्ट से भी ज़्यादा इस दफ़ा आवाम की तायद, स्पेशली यूथ और घरेलू ख़वातीन। देखें 1,60,00,000 ख़ानदानों में 12,000 रुपये तकसीम करने से उनको भूख से हमने बचाया कोरोना के साथ साथ। एक मुस्बत इमेज बना है हुकूमत का। अब वो लोग जिन्होंने वोट हमें नहीं दिए थे, यकीन जाने जब भी मैं हल्के में जाता हूँ
कोई 20-25 नए ग्रुप साथ शामिल होते हैं, नून लीग छोड़कर आप बाकी क्लेम जमातों करेंगे को छोड़कर। ये गवर्नमेंट जब लोग आपके साथ ये नंबर्स लेके सर नून लीग तो बड़े कह रही है जी, सवालात हैं जो अभी दानिश साहब ने उठाए, लेकिन एक ब्रेक है, मैं इसके बाद कंक्लूजन करेंगे प्रोग्राम का, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, अहम तरीन सवालात जारी रहेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने कुछ नंबर्स रखे और कल शबरी फराज साहब ने जिस तरह कहा कि पोस्ट कोविड लॉकडाउन के बाद कुछ सेक्टर्स में रिवाइवल या आप कह सकते हैं कि रिकवरी के साइंस नजर आए हैं। आज एलएसएम के नंबर्स यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी आपके सामने रखे। शबरी फराज साहब ने इकोनॉमी के बारे में जो बात की थी, लेट्स हियर दिस फर्स्ट, फिर हम आगे इसको तज्जिया करते हैं नंबर्स का। डॉक्टर सलमान शाह साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर माशी तज्जिया निगार भी हैं, आप इस वक्त एडवाइजर भी हैं। लेट्स हियर दिस के क्या कहा था शबरी फराज साहब? हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बड़े मैनेजेबल आ गया है। मतलब है कि वो अब इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम उसके में मुसलसल परेशान रहें कि ये डॉलर्स हमने कहाँ से पैदा करने हैं। जो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो 8.5 अरब डॉलर थे, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 12.5 अरब डॉलर हो गए हैं। फिर मेजर इकोनॉमिक स्टिमुलस जो हमने दिया था कोविड में 1.2 खरब रुपए का, उसके अलावा जो हमारा जो बुनियादी जो एहसास प्रोग्राम था कैश के थ्रू, हम वो कोई 1.5 करोड़ लोगों तक हमने वो पैसे पहुंचाए। डॉक्टर सलमान शाह साहब आपसे पूछेंगे, क्योंकि अब क्या हम इसको कह सकते हैं कि कुछ हद तक बेहतर हो रहे हैं हालात, इकोनॉमिक रिवाइवल, कुछ साइंस नंबर्स जो आ रहे हैं डेफिसिट के, बजट डेफिसिट के नंबर्स भी आए हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं शाह साहब? देखिए, मैं एक तो बड़ी क्लियर है कि जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए थी हम उसकी तरफ खासी तेजी से गए हैं। और ये शिबली साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो सब कुछ हिला रहा था, एक किस्म का पूरी इमारत जो हिल रही थी वो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हिल रही थी। क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली मतलब ये था कि हमें डॉलर्स चाहिए और हमारे पास डॉलर्स नहीं है, और तकरीबन 20 अरब डॉलर्स उस वक्त इमीडिएटली चाहिए थे। अब वो कट होते होते अब ऐसी लेवल पे आ गया है कि वो वाकई हम उसको आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। जब ये स्टेबिलिटी आती है और उसके साथ साथ आपने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अब 13-14% से कम हो के 7% के करीब आ गया, 6-7% हो गया। तो मजमूई तौर पे इस वक्त हमारी इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हालात बन गए हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रियायतें दी हैं, उससे एक मोबिलाइजेशन हो रही है रियल एस्टेट में, उसमें एक जुम्बिश आ रही है। स्टॉक मार्केट जो है वो बड़े अरसे के बाद अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ी है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। और जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, सीमेंट के, स्टील के, वो सारे तदरीज बेहतर हो रहे हैं। एनर्जी के जो कंपनीज हैं उनकी कीमतें बेहतर हो रही हैं। तो एक जनरली फील गुड एनवायरनमेंट बनती जा रही है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई थिंक इसमें नंबर्स दूसरे बजट डेफिसिट के आए, 3.4 ट्रिलियन पे कंटेन हुआ, 8.1% आप लोग अचीव कर सके, 9.2% आईएमएफ की प्रोजेक्शंस थी, वो ठीक है, लेकिन इसमें आप एक्सपेंडिचर्स को तो 422 बिलियन तक आपने इस वक्त कंटेन किया। जो रेवेन्यू साइड है उस पे जो शॉर्टफॉल है, जो टारगेट था उससे 961 बिलियन का शॉर्टफॉल है। ये जो टैक्स रिफॉर्म्स थे और जो एक तो डे टू डे इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने थे आपको एफबीआर में और तमाम चीजें, वहां पर तो कोई हमने देखा कि उस स्कोर कार्ड पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, वो वही के वही हम खड़े हैं 2 साल पहले जहां पर थे। जी, आई थिंक एक चीज तो है कि जो एफबीआर की अगर कोई कामयाबी आप कह सकते हैं वो ये है कि जितने लोग टैक्स नेट में इस वक्त आ चुके हैं वो पहले से खासे ज्यादा इजाफा हो चुका है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी तरफ जो आपने बात की वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एफबीआर की जो रिफॉर्म्स हैं वो अभी उसमें खासी गुंजाइश है। उन रिफॉर्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एफबीआर जो है उसका निज़ाम को आसान बनाना, उसमें करप्शन को ख़त्म करना, उसमें टैक्स पेयर को
एक इज्जत से उसके साथ पेश आना और ट्रस्ट क्रिएट करना और एक प्रोफेशनल एफबीआर जिसके पास टेक्नोलॉजी भी हो, जिसके लोग जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स हों टैक्स के ऊपर और टैक्स के निज़ाम के लिए, तो ये चीज़ें जो हैं वो अभी होने बाकी हैं। और उसके ऊपर आई थिंक कि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर से लेके फाइनेंस मिनिस्टर और सारे जो टॉप के आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर टोटली फोकस्ड हैं कि ये बहुत जल्दी एफबीआर को रिफॉर्म करना है। और रिफॉर्म्स ही है एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी इकॉनमी तेजी से भी चलेगी और सस्टेनेबल लेवल पे चलेगी। और अगर इकॉनमी चलेगी तो फिर रोजगार भी बनेगी और बाकी चीजें जो